नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज हम जो है आरपीएफ पीवाईक्यू सीरीज का जो है 8वां भाग यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ पीवाईक्यू की सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है और इसका जो है 8वां भाग जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 7 पार्ट आपको करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उन 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन पार्ट्स को जो है देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको होने वाला है आपके सभी एग्जाम्स के अंदर। इस वीडियो सीरीज को जो है कांस्टेबल वाले बच्चे और एसआई वाले बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में अभी जो एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है 25 से जो है शुरू हो रहा है। एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया और जेई का एग्ज़ाम हो गया। तो उनमें ज़्यादा जीके जीएस तो नहीं पूछी जाती, जैसे कि ये आरपीएफ का एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो है 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, तो ये वेटेज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो एएलपी का एग्ज़ाम है इसमें मात्र जो है 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते। बट ये मेरा मानना है 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बिल्कुल रेडी करना चाहते हैं, 10 में से 10 लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखना होगा। डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो सिक्किम राज्य बना था ये 22वां राज्य बना था। ठीक है, 22वां राज्य बना था। और कब बना था? तो ये बना था 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को बना था और सिक्किम राज्य की स्थापना जो है 16 मई 1975 को हुई थी। और 22वां राज्य जो है ये भारत का बना था। अब देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को जो है परिभाषित करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में जो है कौन सा शब्द ऐसा है जो व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को जो है परिभाषित करता है? गति शब्द है, स्फूर्ति है, सहन शक्ति है या फिर बल है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ये स्फूर्ति शब्द है ये दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को जो है वो परिभाषित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किस परिभाषित किया जाता है? किसे परिभाषित जो है किया जाता है? गतिशीलता को, विद्युत प्रवाह घनत्व को, विद्युत घनत्व को या फिर विद्युत परिवर्ती को? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिशीलता को जो है परिभाषित किया जाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में जो है गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है साइंस से रिलेटेड पूछा गया है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल डैश कहलाता है। तो संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल जो होता है वो क्या कहलाता है? तनाव बल, घर्षण बल, प्रायोगिक बल या फिर आवेगी बल? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आवेगी बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए जो कार्यरत एक भारी बल होता है उसको आवेगी बल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये अहमदिया जो आंदोलन था इसका प्रारंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, सैयद अहमद बरवेली ने किया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था या फिर हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था? तो ये अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत है या फिर अहमदिया आंदोलन जो था ये किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा जो अहमदिया आंदोलन है
आंदोलन किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है, 1889 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य आदि का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है? द्वितीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र। तो मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा गया है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य आदि का जो है प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र है उसके अंदर कृषि, वानिकी और मत्स्य आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और तृतीय क्षेत्र की जो है हम बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमने देख लिया कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पालन आता है और पशुपालन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं लिख के भी बता देता हूँ, कभी आप बात में कहें प्राथमिक क्षेत्र ये रहा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है क्या क्या आता है, तो ये आता है कृषि आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है और क्या रह गया, मत्स्य पालन आता है। तो ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद द्वितीय जो क्षेत्र हो गया, इसके अंदर क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र इसमें कच्चे माल को तैयार करके पक्का माल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्ट्री होती है किसी, वह कच्चे माल को जो है इंपोर्ट करती है, फिर उसको मशीनों के द्वारा जो है असली माल में बदल देती है, मतलब उसकी जो है प्रोडक्ट तैयार करवा दिया जाता है, उसी को जो है द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे बोला जाता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं, तो ये आप याद रखना, द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, इसमें निर्माण और ऊर्जा उत्पादन शामिल है, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन। मतलब किसी चीज का हम निर्माण कर रहे हैं तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ऊर्जा उत्पादन। उसके बाद बच गया तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें जो द्वितीय क्षेत्र की चीज़ों को हम प्रोडक्ट तैयार करवा लेते हैं, तो उसको जो है अपने गंतव्य तक, मतलब कि उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस परिवहन का यूज करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, परिवहन वगैरह जो है वो आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो है सेवाओं का उत्पादन भी माना जाता है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें व्यापार, परिवहन, क्या आ गया, यह कहाँ गया, ये रहा, व्यापार, परिवहन, संचार, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, और क्या हो सकता है इसके अंदर, शिक्षा के बाद और क्या हो सकता है, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन हो गया। तो ये सारी चीजें लिख लेना आप, ये तृतीय के अंदर आता है, स्वास्थ्य हो गया और पर्यटन हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंदर ये, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो अक्साई चीन सबसे पहले आप याद रखना, तो चीन ने जो है हमारे भारत के देश के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, उसी को जो है अक्साई जो क्षेत्र है, चीन क्षेत्र है, उसको बोला जाता है। तो ये किस राज्य के अंदर अवस्थित है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अक्साई जो चीन क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। आप एग्जैक्ट लोकेशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन एक एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जम्मू कश्मीर के तो ये कहां पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है अक्साई चीन अवस्थित है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? यानी कि बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, यहाँ पे आप याद रख लेना 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं।
ठीक है, इनमें से किसके अंदर जो है सोने की खुदाई होती थी या फिर सोना मिलता है? झारिया, सालेम, कोलार या फिर रानीगंज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलर के अंदर जो है, कोलार या फिर कोलर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कोलार की खान कहाँ पर है? तो कोलार की खान हो जाएगी कर्नाटक के अंदर, मतलब कर्नाटक राज्य के अंदर ये कोलार जगह है, तो इसी के अंदर जो है सोने की खुदाई हुआ करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके जो है आप इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वह संगठन जिसमें दो व कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह संगठन क्या कहलाते हैं जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? इलास्टिक, इन इलास्टिक, पूर्णतः इलास्टिक या फिर पूर्णतः इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन ये कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था यह किसके द्वारा निकाला गया था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला गया था। कब निकाला गया था? 4 जून 1903 को। 4 जून 1903 को जो है ये निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? साउथ अफ्रीका से निकाला गया था। साउथ अफ्रीका से ये निकाला गया था। और इसके पहले संपादक कौन थे? सुखलाल नजर थे। ठीक है, 4 जून 1903 को साउथ अफ्रीका से ये समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला गया था। महात्मा गांधी ने निकाला गया था। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में इनका जो है जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। 1861 में किसका जन्म हुआ था? तो 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1869 में जन्म हुआ था। उसके बाद ये वकालत करने इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड करने के बाद जो है 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? संयुक्त राष्ट्र, सैमुअलसन, एडम स्मिथ या फिर लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1976 में प्रकाशित हुई थी। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है 1976 में प्रकाशित हुई थी। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की जो है अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? तो कौन सी समिति जो है अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति या फिर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो विशेषाधिकार समिति है ये अर्धन्यायिक प्रकृति की है। इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर जो है लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल 25 सदस्य होते हैं इसके अंदर। ये आप याद रखना, सदस्य पूछे जाते हैं अर्धन्यायिक प्रकृति विशेषाधिकार समिति में कितने कितने मेंबर्स होते हैं? तो राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। उसके बाद इनका काम भी आप याद रख लेना क्या होता है? सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। यह जो विशेषाधिकार समिति होती है ये क्या करती है? तो ये करती है
जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो विशेषाधिकार होते हैं उनके उल्लंघन अगर कोई कर देता है तो उन मामलों की जांच भी कर सकता है और उचित कार्रवाई करने की जो है सिफारिश भी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबेस्टियन विटल किस देश से हैं। तो ये F1 दौड़ करते हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन विटल नाम है, ये किस देश से संबंध रखते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी से ये संबंध रखते हैं। जर्मनी की आप राजधानी याद रख लेना, बर्लिन हो जाएगी। और साथ में इसकी मुद्रा भी याद रख लेना। तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, इतनी जानकारी आपको जर्मनी के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कहा गया निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। तो किस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि 1957 में गठित की गई थी, जनवरी 1957 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जिसका गठन किया गया था जनवरी 1957 में। और इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो नवंबर 1957 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, ये भी आप याद रखना। तो ठीक है, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्न में से कौन सा ग्रह बोना ग्रह है। तो बोना ग्रह ऑब्वियसली प्लूटो है, तो इसको ग्रह की श्रेणी से भी जो है बाहर कर दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी। हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल में कितने ग्रह है पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं बस बोलता रहूँगा, आप सुन लेना एक बार, ठीक है। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल ग्रह में। तो 8 ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, तो 8 ग्रह आप एक बार सुन लीजिएगा इसको, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बृहस्पति के बारे में आपको बात बता देता हूँ। बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11.86 जो है पृथ्वी वर्ष लगाता है, और बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 318 गुना ये बड़ा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, और जो नेपच्यून है वो सूर्य के सबसे दूर है। आई होप इतनी जानकारी आपको सौरमंडल के हमारे ग्रहों के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य शक्तियों का जो है उल्लेख मिलता है। तो निर्वाण की जहां पे बात आ गई तो समझ लीजिएगा महात्मा बुद्ध की बात आ गई, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का धर्म किससे संबंधित था, ऑब्वियसली बौद्ध धर्म इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो निम्न में से किस धर्म में जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य शक्तियों का जो है उल्लेख मिलता है, तो ये बौद्ध धर्म के अंदर हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ महात्मा बुद्ध। सबसे पहले इनका जन्म याद रखना कि कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या था, माता महामाया थी, शुद्धोधन था, बेटे का नाम क्या था, राहुल था। घर कब छोड़ा, 29 वर्ष की आयु में। उसके बाद इनके प्रथम शिष्य का क्या नाम था, प्रथम शिष्य का नाम था तो कुछ इनका क्या नाम था,
खैर वो मैं अब आपको बाद में बताऊंगा। जो माता का नाम था महामाया, बट इनकी माता का नाम जो है इनकी जो माता की मृत्यु थी वो इनके बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद जो इनका पालन पोषण था वो किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। तो ये इनकी जो है मौसी का नाम था। उसके बाद आप कुछ और चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी जो है, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यूपी के अंदर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। और ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा इनके जो ठीक है, आनंद नाम था। इनके जो शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम आनंद था। तो इतनी जानकारी आपको बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में होनी चाहिए। बाकी और भी इतनी जानकारी है जो ख़त्म नहीं होगी कभी भी, बट ये इनकी बेसिक जानकारी है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए जो है रोक लगाई जा सकती है? ऑब्वियसली 40, माफ़ कीजिएगा 14। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन तक जो है रोक लगाई जा सकती है राज्यसभा के द्वारा। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, धन विधेयक से जुड़ी जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? तो अनुच्छेद 110 के अंदर दी गई है। ठीक है, जो ये धन विधेयक के से जुड़ी जानकारी जो है अनुच्छेद 110 के अंदर दी गई है। धन विधेयक को केवल किस में पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जो लोकसभा है, दो सदन है हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में भी। राज्यसभा 80 में आता है और जो संसद है वो आती है 79 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, ये तीनों आती हैं। और लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जो साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बट जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र देते हैं, यानी कि जो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका जो डिसीजन है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही करते हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गार्ड कोशिका, गालबेट कोशिका, रक्त कोशिका या फिर काइम कोशिका। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गॉबलेट जो कोशिका है, इंटेस्टिनल म्यूकोलिस का ये जो भी है आप देख लेना, बड़ी साइंस में बड़ा डिफिकल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें पूछा गया, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो औषधि का देवता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को या फिर धन्वंतरी को। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये धन्वंतरी को जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो औषधि का देवता है ये किसे बोला जाता है? धन्वंतरी को बोला जाता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या फिर सारनाथ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधगया में ये अवस्थित है। और बोधगया कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर ये अवस्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था और बिहार के बोधगया में ये अवस्थित है। महामंदिर बोधि को साल 2002 में, ये भी आप याद रखना, यूनेस्को की धरोहर सूची में
कब डाला गया? तो ये कब डाला गया? सन 2002 के अंदर। ठीक है, 2002 के अंदर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था। इतनी जानकारी आपको महाबोधि मंदिर के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके अंदर पूछा गया है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती पुस्तक है ये क्या है? आर्यभट्ट ने लिखी है, अश्वनी कुमार ने, भास्कराचार्य ने, या फिर ब्रह्मगुप्त ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य ने कब लिखी थी? 1150 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, 1150 ईस्वी में जो है इसको लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष जो है वो पाया जाता है? तनु, शीशम, देवदार, या फिर चंदन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है चंदन का जो है वृक्ष पाया जाता है। इसके अंदर वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा होती है 75 से 200 सेंटीमीटर, इतनी वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के भी नाम आप लिखना है। चंदन के आगे मैं और वृक्षों के नाम भी बता देता हूँ। कई बार क्या है, चंदन ना दे कोई और वृक्ष दे दे, तो आपको पता तो होना चाहिए। तो ये आप याद रख लेना, जैसे कि साल का वृक्ष हो गया, साल के वृक्ष के बाद सागौन हो गया, नीम हो गया, नीम के बाद आप याद रख सकते हैं और क्या हो सकता है, शीशम हो गया, और एबोनी हो गया, महुआ हो गया। तो ये वृक्ष है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष याद रख लेना आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में पूछा गया उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभावित के नियम में लक्षणों को जो है नियंत्रित करती है। उस पृथक इकाई का नाम बताइए, यानी कि एसआई यूनिट पूछी गई है जो प्रभावित के नियम में लक्षणों का नियंत्रित करती है। टेस्ट क्रॉस, फेनोटाइप, फैक्टर्स, या फिर जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैक्टर्स जो है इनको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है विश्व भर में एमसीसी द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो एमसीसी द्वारा जो किया गया निवेश है ये क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। इकोनॉमी से जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिटी से संबंधित है, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। और इसके बारे में आपको ये याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण या बजट के बारे में बताया गया है। वार्षिक वित्त विवरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 के अंदर। अनुच्छेद 112 के अंदर बताया गया है। और संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। संसद में धन विधेयक से जुड़ी जानकारी अनुच्छेद 110 में है। इतनी भी जानकारी आपको याद रखना है। जो ये धन विधेयक है इससे जुड़ी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 110 के अंदर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के कामकाज की जो समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंद्रजीत गुप्ता थे, वेंकट चलैया थे, वीरप्पा मोइली थे, या फिर तरकुदे थे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनेपल्ली नारायण राव वेंकटाचलैया जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये जो संविधान की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, कब किया गया था? 22 फरवरी 2000 को।
22 फरवरी 2000 को जो है ये गठित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत की एनडीए सरकार की प्रस्ताव पर जो है इसे बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच जो है वो बहती है। तो गंगा में जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है यह किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद और हल्दिया के अंदर बहती है। इलाहाबाद या आप सभी जानते हैं यूपी के अंदर है, और जो हल्दिया है ये अपना पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद गंगा के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गंगोत्री के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होती है। लंबाई कितनी है 25-25 किलोमीटर। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं गंगा के बारे में, 25-25 किलोमीटर है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये सेम क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर बताएंगे कि जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये बेट लैंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें जो खादर पट्टी है उसको बेट लैंड के रूप में जाना जाता है। और आपको ये याद रखना है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, तो ये कौन सी है, चंडीगढ़ इनकी संयुक्त राजधानी है। और 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा पंजाब से अलग करके अलग राज्य जो है बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बात की गई है निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी से ये मतलब है कि ऐसी नदी जो भारत के बाहर नहीं जाती है, अदरवाइज जो है भारत में ही रह जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो ये पाकिस्तान में भी जाती है, गंगा की बात करें तो ये बांग्लादेश में भी जाती है, ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करें तो ये तो बाहर से ही भारत में आती है। तो अब बात कर लेते हैं महानदी की। तो राइट ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो ये महानदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है यहाँ पे इनके जो है मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, बस आप सुन लीजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से होता है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे महानदी का जो है कहाँ से होता है। तो महानदी का होता है ये होता है सिहावा पर्वत श्रेणी से, सिहावा पर्वत श्रेणी, बस ज़्यादा नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा श्रेणी। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। तो ये कहाँ से होता है, महानदी का उद्गम जो स्थल है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सियावा पर्वत श्रेणी से होता है। उसके बाद आप सिंधु नदी का भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखार चू नामक ग्लेशियर से होता है। बोखार चू ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। किसका होता है, सिंधु का होता है। गंगा की गंगोत्री से होता है, इससे पीछे भी मैं जो है आपको बता चुका हूँ गंगोत्री गंगा के बारे में। 25-25 इसकी जो है लंबाई है।
उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, चीन में यरलुंग जंगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो इतना सब आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। दिहांग, दिबांग सुना है ना, दिहांग दिबांग, दिहांग कहते हैं। उसके बाद जो है चीन में क्या कहते हैं? चीन में कहते हैं यरलुंग जंगपो, यरलुंग जंगपो, तो ये चीन में कहते हैं। उसके बाद और क्या रह गया? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जमुना। गंगा का मैंने पूछा था ना, क्या कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में? पद्मा कहते हैं, ये याद रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है किसी जीव को केंद्रीय से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक सी लग रही है मेरे को, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या मिस्टेक है। फिर भी आप इसका देख लेना एक बार, छोड़ ही दीजिएगा इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। एक बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। कब हुआ था ये? तो ये 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? WC बनर्जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है पहले अधिवेशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। तो बसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? वीरशैव, नयनार, नामपंथी या फिर अलवार कहलाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीरशैव जो है ये बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में की थी भाई अमेरिका की खोज, जिसने भी की थी। ये किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है इसकी स्थापना, माफ़ कीजिएगा, इसकी खोज की थी। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। भारत की खोज कब की थी, किसने की थी भाई? बता सकता है कोई? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1498 में जो है खोज की थी। किसने की थी? कोई था महानुभाव 1498 में आया था भारत में। वास्को डी गामा था भाई, वास्को डी गामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यानी कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, उसमें एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? फ्रुक्टोज है, पायरेन है, एनोमर है या फिर ट्रायोज है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा पायरेन। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से पायरेन जो है पदार्थ बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके अंदर बोला गया है 35 क्वेश्चन है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का जो है आयोजन किया था? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 1900 प्रथम फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन था ये उरुग्वे के द्वारा किया गया था। और साल 1930 में, ये 1930 याद रखना भाई, साल 1930 में जो है ये फीफा के द्वारा जो है विश्व कप में उरुग्वे ने जीत हासिल की थी। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे ने ही इसके अंदर जीत हासिल की थी। ठीक है, उरुग्वे ही जीता था इसके अंदर। किसको इसने हराया था? तो किसको हराया था? ये हराया था इसने उरुग्वे की राजधानी मोंटेडियो में जो है आयोजित किया गया था। और अर्जेंटीना को इसने हराया था, अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना को इसने हराया था।
और ये उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में जो है ये विश्व कप खेला गया था। उसके बाद आप फीफा की स्थापना लिख लेना, कब हुई थी फीफा की स्थापना। तो जो फीफा की स्थापना है ये कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना हो गई थी भाई 1904 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 36 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी लंदन के ग्रीनविच से होकर तो गुजरती है, तो ये किस जल संधि से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि, बॉस्फोरस, पाक और बांस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेरिंग जल संधि के जो है से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि जो है इसके बारे में आप थोड़ा सुन लेना। बेरिंग जल संधि जो है किस किस को ये अलग करती है, तो ये करती है बेरिंग जल संधि रूस को किससे अलग करती है, तो ये रूस को अलग करती है उत्तरी अमेरिका से। उसके बाद आप बॉस्फोरस की बात भी सुन लीजिएगा। बॉस्फोरस जल संधि जो है ये किसको अलग करती है, तो जो बॉस्फोरस जल संधि है ये यूरोपीय भाग को इस्तांबुल तुर्की के एशियाई भाग से अलग करती है। ये करती है यूरोप को एशिया से अलग करती है। उसके बाद पाक जल संधि किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, और बांस जल संधि किसको अलग करती है, तो ये बांस जो जल संधि है ये किसको अलग करेगी, बांस जल संधि भाई किसको अलग करेगी, याद नहीं आ रहा, बांस जल संधि किसको अलग करेगी, तो बांस जल संधि अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। तो ये बांस जो जल संधि है किसको अलग करती है, तस्मानिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो शेक हैंड ग्रिप जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, डोंगी चालन, भारोत्तोलन, तैराकी या फिर टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शेक हैंड ग्रिप शब्द है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो चुनाव की कौन सी व्यवस्था है जो बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ सरल बहुमत प्रणाली या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत के अंदर यही जो नीति है लागू है चुनावों के अंदर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही भारत के चुनावों में लागू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे, ब्रुक्स कोएप्का, मैट वेलेस, टाइगर वुड्स या फिर हेलेना सुकोवा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैट वेलेस जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है, आर्थिक न्याय, राष्ट्र की समरूपता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये कहाँ गया दयानंद सरस्वती। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है नारा था दिया गया था वेदों की ओर लौटो। इसके बारे में आपको ये याद रखना है दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म कब हुआ था,
तो इनका जन्म है 12 फरवरी 1824 को इनका जो है जन्म हुआ था। 1824 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बम्बई के अंदर इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में कहा गया नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एपिडिक एसिड या फिर मेथोनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइलॉन 66 के निर्माण में बेंजोइक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कहा गया धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये केवल जो है लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह डिसाइड जो है डिसीजन जो लेता है वो केवल लोकसभा का जो लोकसभा के द्वारा जो ही इसका निर्णय लिया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही ये निर्णय लेते हैं। धन विधेयक के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं डिटेल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है मानव विकास सूचकांक पहली बार यानी कि HDI की यहाँ पे बात कर रखी है, कब हुआ था ये पहली बार जो प्रकाशित है ये कब हुआ था? 90, 94, 96 या फिर 92। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में ये पहली बार प्रकाशित किया गया था। और किसने इसका जो है निर्माण किया था, विकसित किया था? तो ये पाकिस्तान अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। इन्होंने जो है इसका निर्माण किया था मानव विकास सूचकांक का 1994 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकबर के बारे में, माफ़ कीजिएगा मैं आंसर ही बता गया। किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो मनसबदारी जो व्यवस्था है ये अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अकबर का जो जन्म है 1500 कब हुआ था? इनका जन्म 1542 में जो है इनका जन्म हुआ था अमरकोट के अंदर। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और 1605 में ही जहांगीर शासन पर बैठा था, यानी कि गद्दी पर बैठा था। इनके बेटे का नाम तो जहांगीर था और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम हुमायूं नाम था, इनके पिता का नाम, अकबर के पिता का नाम। और अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की जो है स्थापना की थी। इतनी जानकारी आपको अकबर के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ओशेनिया को जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। 47 में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो सेल होते हैं उनके साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जो जोड़े गए इलेक्ट्रॉन होते हैं उन वे क्या कहलाते हैं? इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन, बैंड इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो ओलंपिक में जो है भूरे रंग का जो है ये जो उपयोग है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ओलंपिक ध्वज होता है, फ्लैग होता है, उसके अंदर भूरे रंग का जो है यूज़ नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र के अंदर जो है टर्म ग्रोथ है GROWTH। तो ये शब्द है, इसका जो यूज़ है मतलब इसका जो है अर्थ क्या है ग्रोथ का,
आर्थिक विकास, सतत वृद्धि एवं विकास, स्वास्थ्य घटक या फिर आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक वृद्धि जो है इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 में कहा गया है निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव आएगा यहाँ पे का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो पंचायत और निगम का चुनाव है ये किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य का उच्च न्यायालय या फिर राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो निगम और पंचायत के चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत करवाए जाते हैं। और पंचायत के अंदर कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और ये निगम के अंदर कितने हैं, 18 विषय हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। तो ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए जो है वीडियोज़ अच्छी अच्छी लेके आता रहूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी PDF की बिल्कुल फ्री PDF जो है आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।